नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो नंबर अपने 176वें नंबर की वीडियो है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की मृदा से संबंधित, और राजस्थान की मृदा से संबंधित दोस्तों आज की अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो इसमें लगभग अपन 10-12 क्वेश्चनों के बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो छोटी सी है, लगभग 5-7 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो को पूरी देखना। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीईटी, रीट मेंस या पशु परिसर, दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। ठीक है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो पहाड़ी जो मृदा है राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पाई जाती है उदयपुर और कोटा के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी मृदा राजस्थान जो कृषि विभाग है उनके द्वारा जो राजस्थान की मृदा है उसको लगभग 14 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, उनमें से दोस्तों एक पहाड़ी मृदा भी है। पहाड़ी मृदा कहाँ से संबंधित है, उदयपुर और कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है। तो लिथोसोल्स के नाम से कौन सी मृदा जानी जाती है, तो लिथोसोल्स के नाम से दोस्तों जो पर्वतीय मृदा है दोस्तों, या फिर मतलब कि जो ढलान वाले जो क्षेत्र है उनमें मतलब कि जो पत्थरों के द्वारा जो कटाई होकर जो मृदा बनती है वो क्या कहलाती है, पर्वतीय मृदा कहलाती है या लिथोसोल्स मृदा कहलाती है। ठीक है, और लिथोसोल्स मृदा की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है, अपने सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा जो मतलब कि पर्वतों से संबंधित है। यानी कि एक तो अरावली का क्षेत्र, एक अपने हाड़ौती का कुछ जो पठारी भाग है उनसे संबंधित जो पर्वतीय मिट्टी है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, लिथोसोल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों जो लिथोसोल्स मिट्टी है ये मतलब कि कृषि के रूप से एक अनुपयुक्त प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो मिट्टी है उसकी गहराई कम होती है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी ऊपर ऊपर होती है और नीचे की तरफ मतलब कि पत्थर आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे फसल के लिए ये मिट्टी लिथोसोल्स अनुपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक कारण नहीं है। ठीक है, मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों अतिचारण यानी कि ओवर ग्रेजिंग का जो कारण है ये दोस्तों मृदा अपरदन से संबंधित है। और बाढ़ या फ्लड्स की बात करें दोस्तों, ये भी मृदा अपरदन से संबंधित है। और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स की बात करें दोस्तों, ये भी अपन मृदा अपरदन से संबंधित है। लेकिन वन रोपण यानी कि एफोरेस्टेशन की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि एक मृदा अपरदन से संबंधित कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, वन रोपण से मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मृदा अपरदन का जो कारण नहीं है वही पूछा है, तो ये दोस्तों इसके द्वारा नहीं होता है। बाकी तीनों के कारण दोस्तों मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है, तो वापस सेम सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मृदा अपरदन का कारण राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया राजस्थान, राजस्थान से संबंधित कौन सा मृदा अपरदन नहीं है, तो जंगल काटना। जंगल काटना दोस्तों, राजस्थान में जंगल काटे जाते हैं तो ये मृदा अपरदन का कारण है राजस्थान से संबंधित। वायु के द्वारा दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब कि अपरदन होता है वायु के द्वारा। ठीक है, लगभग 44 जो प्रतिशत है, 44% वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है राजस्थान के अंतर्गत। और हिमानी की बात करें दोस्तों, हिम के द्वारा जो मतलब कि मृदा अपरदन होती है ये अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी जलीय अपरदन भी दोस्तों अपने राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि जल के माध्यम से मतलब कि अपना जो चंबल नदी है या फिर मतलब कि घग्गर बेसिन का जो क्षेत्र है ये अपने जलीय अपरदन के कारण दोस्तों मृदा अपरदन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वायु के द्वारा सबसे ज़्यादा मतलब कि मृदा अपरदन होता है लगभग 44.12% की समथिंग, और उसके बाद में दोस्तों जल के द्वारा सबसे ज़्यादा मतलब कि मृदा अपरदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृदा कटाव अधिक होता है, तो मृदा का जो कटाव होता है वो अधिक कब होता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेतीली मिट्टी में सबसे अधिक कटाव होता है क्या, क्ले मिट्टी में या सिल्टी मिट्टी में या फिर दोस्तों क्ले मिट्टी में। तो सबसे अधिक जो मृदा का कटाव होता है वो कौन सी मिट्टी में होता है, रेतीली मिट्टी में होता है। इसका कारण क्या दोस्तों, हवा के माध्यम से मतलब कि जो रेतीली जो भूमि होती है वो मतलब कि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीलों के रूप में दोस्तों मतलब कि चेंज होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का जो अपरदन होता है वो रेतीली मिट्टी के द्वारा होता है। ठीक है, और रेतीली मिट्टी की बात करें दोस्तों, ये हवा के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है। और कितना प्रतिशत है, 42.12% है। और जल के द्वारा कितना अपरदन होता है, तो जल के द्वारा अपरदन होता है 11.20%। और वनस्पति के द्वारा जो जल मृदा अपरदन होता है वो कितना होता है, 6.25%। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक किसका है, वायु अपरदन, फिर उसके बाद में जल अपरदन, फिर बाद में दोस्तों
वनों के द्वारा, मतलब कि जो वनों की कटाई उनके द्वारा जो अपरदन होता है 6.25% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनलिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है। तो यहाँ पे दोस्तों अवनलिका की बात की गई, यानी कि गुल्ली मृदा अपरदन की बात की गई। इससे गंभीर रूप से ग्रसित जो जिले हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो ये दोस्तों एक तो धौलपुर है, एक करौली है, सवाई माधोपुर है और कोटा। जो चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है ये दोस्तों मतलब कि मृदा अपरदन या दोस्तों अवनलिका अपरदन का सबसे गंभीर रूप से ग्रसित जिले हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों बेडलैंड टोपोग्राफी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अवनलिका अपरदन के नाम से भी जाना जाता है और चंबल बेसिन अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चंबल बेसिन का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। नेक्स्ट देखिए, अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अपक्षय और अपरदन की जो संयुक्त क्रिया है इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपक्षय क्या चीज़ होता है दोस्तों, अपक्षय मतलब कि जो ऐसे स्थैतिक क्रिया जिसमें मतलब कि चट्टानें धीरे धीरे टूट फूट होती रहती है वो दोस्तों क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। ठीक है, मतलब कि एक रासायनिक प्रक्रिया भौतिक या मतलब कि भौतिक पदार्थ हो सकते हैं या कोई रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है या कोई जैविक पदार्थ होते हैं जिनका मतलब कि धीरे धीरे टूट फूट होती रहती है। और अपरदन की बात करें तो अपरदन क्या होता है दोस्तों, ये जो मिट्टी होती है या चट्टानें होती है उनका दोस्तों विखंडन होता है। और विखंडन किसके द्वारा होता है, जल या पवन या फिर दोस्तों अन्य कारणों के द्वारा जो मतलब कि अपरदन होता है वो क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और अपक्षय क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि जो जीवाणु या मतलब कि जो कीटाणु होते हैं उनके द्वारा ये अपक्षय होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और दोनों की संयुक्त रूप से जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अछांदन कहलाती है। ठीक है, अनाछंदन। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी का जो अपरदन है यानी कि जो टीले वगैरह एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उनको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, वृक्षों की हेर फेर को अपनाना चाहिए या वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए या खेतों में मेड़बंदी करना चाहिए, चारागाह को विकसित करना चाहिए। तो मरुस्थल में दोस्तों टीलों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वृक्षों की एक पट्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, वृक्षों की एक पट्टी लगानी पड़ेगी, उस पट्टी से आगे मतलब कि जो टीले हैं वो एक दूसरे की जगह पे नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मतलब कि जो मिट्टी है वो उड़ेगी कम है और उसी जगह पे रुक जाएगी। तो वृक्षों की पट्टी लगाना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों, मृदा निर्माण का मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक होता है। तो मृदा के निर्माण में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो क्या होता है, मृदा निर्माण के लिए प्रमुख जो कारण है दोस्तों जनक सेल और स्वरूप और उनका जलवायविक कारक दोस्तों मृदा निर्माण के लिए उपयुक्त है। और ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस दोस्तों मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों, सबसे गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती ह्यूमस। ह्यूमस दोस्तों मृदा के सबसे ऊपर वाले भाग में पाई जाती है और दोस्तों ह्यूमस के माध्यम से ही मतलब कि मृदा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, ह्यूमस ऊपर होगी तभी तो दोस्तों मृदा उपजाऊ मानी जाएगी। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन अपना गलत है, गहराई में नहीं होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्मित करती है। यानी कि मतलब कि जो उच्चावच यानी कि ऊपर नीचे का जो क्षेत्र है या फिर दोस्तों धरातल की जो ऊंचाई नीचाई का बनने के कारण मतलब कि मृदा का संचय होता है, यानी कि मतलब कि एक मृदा संचय का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। और खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा के उपजाऊ के लिए बनाता है, तो ये बहुत बात भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो रेंगती हुई जो मृत्यु है दोस्तों ये किस नाम से जानी जाती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपरदन को कहा जाता है, जिसको क्रीपिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रीपिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता है। क्रीपिंग डेथ या रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मृदा
और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा कौन सी है? तो मृदा और जल संरक्षण के लिए जो पारंपरिक जो व्यवस्था है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? खड़ीन है, जो कि दोस्तों जैसलमेर से संबंधित है और मुख्यतः दोस्तों जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा ये विकसित की गई एक मतलब कि कृषि की एक पद्धति है, ठीक है, खड़ीन, जिसके द्वारा क्या किया जाता है मतलब कि खेतों के किनारे जो पाल होती है, पाल बनाकर उस वर्षा के जल को एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद में मतलब कि जब ये सूख जाती है तो इसमें खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान की जो उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का प्रकार है एक हकत बहत। हकत बहत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों संचित या सिंचाई वाला जो क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयुक्त है वो दोस्तों हकत बहत के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कृषि से संबंधित हकत बहत के अलावा जो शब्द है वो शब्द कौन कौन से हैं? बीड़ भूमि। बीड़ भूमि की बात करें तो बीड़ भूमि क्या होती है? चारागाह हेतु जो भूमि होती है उसको बीड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। और दूसरा शब्द है दोस्तों डीमडू। डीमडू, डीमडू भूमि क्या होती है? तो दोस्तों कुएं के पास की जो जमीन है वो डीमडू भूमि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और तीसरा शब्द है दोस्तों पीवल। पीवल जो शब्द है दोस्तों ये किससे संबंधित है? कुएं व तालाबों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है दोस्तों पीवल के नाम से जाना जाता है। और डीमडू दोस्तों कुओं के पास की जमीन कहलाती है और बीड़ दोस्तों चारागाह वाली भूमि कहलाती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि जिसमें मतलब कि कभी खेती नहीं की जाती थी वो दोस्तों बंजर भूमि कहलाती है, ठीक है। और हकत बहत का आप अर्थ समझ चुके हैं। हकत बहत का अर्थ क्या होता है? सिंचाई एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है वो हकत बहत का अर्थ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों पौधों के लिए दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक द्वितीय पोषक तत्व, ठीक है। तो प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधे के अंकुरण के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पौधे के जो अंकुरण के लिए जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं वो प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। और प्राथमिक पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक तो नाइट्रोजन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के अलावा दोस्तों एक आता है दोस्तों फास्फोरस, फास्फोरस, और एक आता है दोस्तों पोटास, ठीक है, पोटास। तो ये जो तीन पोषक तत्व है ये प्राथमिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये दोस्तों पौधे के अंकुरण के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। बाकी की जो मतलब पौधों की लंबाई है या फिर दोस्तों उनकी जो मतलब की लंबाई चौड़ाई वो आगे बढ़ने के लिए जो मतलब कि अन्य जो पोषक तत्व रह गए वो दोस्तों अन्य पोषक तत्व कौन सी श्रेणी में आएंगे? द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। तो द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये पोटास है जो कि प्रथम पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। बाकी बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर या लोहा या फिर दोस्तों निकल, क्लोरीन वगैरह जो अन्य जो पोषक तत्व रहेंगे दोस्तों वो किस में आ जाएंगे? द्वितीय पोषक तत्वों में। बाकी पोटास प्राथमिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर की बात करें दोस्तों इनमें कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। और आधुनिक जो मृदा वर्गीकरण है दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों कौन सी श्रेणी में रखा गया है? इसको एरिडोसोल की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, एरिडोसोल, एरिडोसोल की श्रेणी में रखा गया है। और एरिडोसोल में दोस्तों कौन सी मृदा आती है और कौन सा क्षेत्र आता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर का जो क्षेत्र है दोस्तों एरिडोसोल की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों शेखावटी का क्षेत्र भी है। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों मृदा का प्रकार, एक तरफ दोस्तों उनका जिला है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो लाल लोमी की बात करें दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा से संबंधित है। पर्वतीय दोस्तों मृदा की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों उदयपुर और कोटा से संबंधित यानी कि अरावली का क्षेत्र और कोटा का जो क्षेत्र है ये पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आती है। और पीली भूरी मृदा की बात करें दोस्तों, पीली भूरी मृदा कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों अपने जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा यानी कि मतलब कि जो बनास का जो क्षेत्र है, बनास का क्षेत्र दोस्तों पीली भूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पीली भूरी। तो ये बीकानेर ऑप्शन तो अपना गलत हो गया क्योंकि बीकानेर का ऑप्शन दोस्तों पीली भूरी से संबंधित नहीं है। और गहरी मध्यम काली मिट्टी की बात करें दोस्तों ये जो लावा से मतलब कि जो निर्मित मिट्टी है यानी कि हाड़ौती प्रदेश का जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों काली या गहरी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो कि एक व्यापारिक फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भेलीपुरी की बात करें दोस्तों, भेलीपुरी किससे संबंधित है? ये अपने बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इससे संबंधित जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों पीली भूरी मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों, अगला टॉपिक कौन सा है? तो दोस्तों वनस्पति से संबंधित अगला अपना टॉपिक होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।